अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो हमारा लेक्चर है, ये जो आज 8 सितंबर को ज़िलेदार का इंटरव्यू है पीपीएससी के हवाले से, इरिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, जो हमारे पास 8 सितंबर के जो इंटरव्यू के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी कैंडिडेट से, उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके क्या आंसर बनते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद इरिगेशन में सर्व कर रहा हूँ, तो जो वो टर्म्स उन्होंने पूछी हैं उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उनका कैसे इस्तेमाल होता है, वो क्या है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊंगा। ये 29 क्वेश्चन है जो एक मेरे स्टूडेंट अलीम से पूछे गए हैं, उन 29 क्वेश्चंस का क्या क्या आंसर है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चों को मैंने तैयारी करवाई है 100% जो इरिगेशन के क्वेश्चन है वो वहीं से आए हैं। जो हमारा बैच चल रहा है इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से, ज़िलेदार के हवाले से, वो है जी, हमने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे इरिगेशन के हवाले से, और उनके साथ साथ आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे। और जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता, जो भी इंटरव्यू होंगे उनके जो क्वेश्चन होंगे उनके विद आंसर्स आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाया करेगा। हम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह डेली इस तरह इंटरव्यू कंपाइल करके उनके विद आंसर्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जो हमारा पेड ग्रुप है उसके अंदर अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो ये आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, आप इस नंबर पर रब्ता करके, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। और तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस उनके जो नोट्स हैं और जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस आएंगे वो भी आप लोगों को मिल जाया करेंगे हमारे पेड ग्रुप के अंदर। और अगर अभी तक आपने हमारे 2 लेक्चर नहीं देखे, लेक्चर नंबर 1 और 2 जो ड्यूटीज़ ऑफ ज़िलेदार के हवाले से जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आपने बहुत बड़ी गलती की हुई है। और इसके साथ साथ जो प्रमोशन स्ट्रक्चर ज़िलेदार का कैसा होगा वो भी 3rd लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वो जाके तीनों देखें और अपनी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छा करें। सो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर ज़िलेदार की जॉब है, ये बहुत ही अच्छी और लुक्रेटिव और बहुत ही रिलैक्स जॉब है, आप इसको मिस ना कीजिएगा। तो चलते हैं हमारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की तरफ। जितने भी 29 क्वेश्चन हैं उनके क्या आंसर्स हैं, तो हम शुरू करते हैं पेन टैब के ऊपर। और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सके और आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जी बच्चों, ये हमारे पास इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। इसके अंदर 29 क्वेश्चन जो मेरे स्टूडेंट से पूछे गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह जो इरिगेशन के हवाले से है वो 100% जो मैंने रिकॉर्ड लेक्चर दिए हैं उन्हीं में से हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन किया गया था वो था जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप लोगों को पता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये हर बंदे का इंट्रोडक्शन डिफरेंट होता है, लेकिन उसमें हम ज़्यादातर जो चीज़ें बताते हैं, अपना नाम, हम किस जगह से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन, होम टाउन, उसके अलावा इरिगेशन के अंदर हमारा क्या इंटरेस्ट है फ़र्ज़ करें, या फिर हमारी हॉबीज़ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे था जी ड्यूटीज़ ऑफ ज़िलादार, ज़िलादार की ड्यूटीज़ क्या हैं। तो इसके ऊपर मैंने 2 बड़े डिटेल में लेक्चर बनाए हुए हैं, लेक्चर नंबर 1 और 2, उन दोनों के लिंक भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं और यूट्यूब पे आप जाके सुन भी सकते हैं। अगर आप लिखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ ज़िलादार बाय यूनुस भट्टू, या फिर वैसे भी आपके सामने मेरे चैनल पे आ जाएंगे। वो 2 लेक्चर आप लोगों ने बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए सुनने, क्योंकि हर इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पूछना है ड्यूटीज़ ऑफ ज़िलादार के बारे में, तो आपको वो पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैंने प्रमोशन के ऊपर भी 3rd लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, वो भी उनके जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप जाके सुन सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके उनको लाजमी सुन सकते हैं। नंबर 3 पे ये क्वेश्चन था, व्हाट आर GCA, CCA एंड CA। जो GC होता है बच्चों, वो होता है ग्रॉस कमांड एरिया, किसी भी मौके के ऊपर टोटल कितनी ज़मीन है जो उसकी चकबंदी के अंदर आ रही होती है, उसे हम कहते हैं GCA। फ़र्ज़ करें किसी एक मौके के ऊपर 300 एकड़ ज़मीन है, तो वो उसका GC होगा, जो टोटल उसके ऊपर ज़मीन होती है वो उसका GCA कहलाता है, जो ग्रॉस में आती है। अगर 300 में से अगर 250 एकड़ जो वाराबंदी के अंदर, 250 एकड़ अगर वाराबंदी के अंदर आता है और सिर्फ 250 का ही पानी मंजूर शुदा है, तो वो CCA होगा। जितना कुल मौके के ऊपर रकबा जो GC होता है, उसमें से जितने रकबे को पानी नहर का सैराब करता है, जितना वाराबंदी के अंदर होता है, जितना शेड्यूल के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं CCA। और एक होता है CA, कमांड एरिया और अनकमांड एरिया। कमांड एरिया बेसिकली वो रकबा होता है जो टोटल रकबे में से जिसको नहर का पानी लगता है, जो पानी के अंदर वाराबंदी के अंदर है, उसे हम कहते हैं CA, कमांड एरिया। और जिसका पानी नहीं होता वो होता है अनकमांड एरिया। फ़र्ज़ करें 300 में से अगर 250 एकड़ ज़मीन है उसको पानी लगता है, तो जो 50 एकड़ बचेगा वो अनकमांड एरिया कहलाएगा। फिर जी एक कनाल में कितने मरले होते हैं, तो एक कनाल के अंदर 20 मरले होते हैं। फिर 5वां क्वेश्चन था एक मरबे में कितने एकड़ होते हैं, तो 25 एकड़ होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर अच्छे से समझाई हुई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 था जी, 1 हेक्टर के अंदर कितने एकड़ होते हैं, तो 1 हेक्टर के अंदर तकरीबन 2.47 एकड़ होते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.5 एकड़ के करीब होता है। फिर है जी 20 एकड़ में कितने बीघे होते हैं, जो 1 बीघा होता है उसके अंदर आधा एकड़ ज़मीन होती है, 0.5 एकड़, आधा एकड़, जिसे हम हदवाड़ा भी कहते हैं, इसे बीघा कहते हैं। तो जो हाफ एकड़ को बीघा कहते हैं और
20 एकड़ के अंदर 40 बीघे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जी, 1/5 का हाफ कितना होगा? तो 1/5 का हाफ होगा 1/10। वाराबंदी क्या होती है, कैसे होती है? वाराबंदी जो बच्चे होती है, ये किसी भी मौके के ऊपर टोटल कितनी ज़मीन है और पर एकड़ को कितना पानी मिल रहा है, उसे कहते हैं वाराबंदी। अब ये हर हफ्ते के बाद फिक्स टाइम के ऊपर जितना आपका पानी का वाराबंदी होगी, वारा होगा, उसी टाइम एग्जैक्ट हर हफ्ते के बाद ये रिपीट होती है और आपका पानी मिलता है आपको मौके के ऊपर। उसके बाद ये डिस्टिलेटिंग क्या होती है, कौन करवाता है? डिस्टिलेटिंग होता है बच्चे नहर को साफ़ करवाना। नहर के अंदर जो रेगी जमा हो जाती है, जो सिल्ट जमा हो जाती है या अनवांटेड मिट्टी जमा हो जाती है, उसको साफ़ करवाना ये महकमा इरीगेशन का काम होता है और ये भी ड्यूटीज़ ऑफ ज़िलादार के अंदर शामिल हैं। फिर ये डालबाज क्या होती है? डालबाज बच्चे होती है जब महकमा नहर अभियाना लगा देता है, महकमा माल की तरफ जो बिल आते हैं, जो बिल माली पटवारी के पास आते हैं, माली पटवारी उसको पर्चियों के ऊपर लिख के नंबरदार को दे देता है कि जी आपने ये बिल इकट्ठे करनी है। वो जो पर्चियों के ऊपर लिखे हुए बिल हैं, वाटर रेट हैं, जो पानी का टैक्स है, उसे हम कहते हैं डालबाज। आजकल तो पानी के बिल आते हैं, पहले ये डालबाज का कॉन्सेप्ट मौजूद था। फिर है जी वाटर रेट, अभियाना का रेट बताएं क्रॉप के हिसाब से। तो जी ये फसल टू फसल वेरी करते हैं, हर फसल का अलग रेट है। तो सबसे पहले ये जी मैंने रेट लिस्ट भी अपलोड कर दी है। ये सन 2023 के बाद ये पानी की जो रेट लिस्ट है वो जारी की गई है। उसके अंदर जी हमारे पास ये आप देख सकते हैं, आइए ऊपर इसकी डिटेल भी लिखी हुई है, किस सेक्शन के तहत लगती है ये सारी चीज़ें। तो ये फसल का रेट है, चावल का 2000 है, कपास का 1000 है, कमांद का 1600 है, मकई का 1200 है, दालों का 400 है, बाग का 1000 है, तेल के बीज का 400 है, चारे का 400 है, सब्जियों का 200 है और दूसरों का भी 400 है। अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसी ज़मीन है जिसका पानी मंजूर शुदा है लेकिन वो कोई उस ज़मीन के अंदर कोई फसल काश्त नहीं हुई, तो फिर भी इसको 400 लाजमी लगेगा, क्योंकि पानी इसका मंजूर है। अगर किसान ने कोई फसल नहीं काश्त की तो किसान की मर्ज़ी है। उसके बाद जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फार्मर अपने हिस्से का पानी यूज़ नहीं करता तो क्या उस पर अभियाना लगेगा? तो जी हाँ, उसके ऊपर अभियाना लगेगा, क्योंकि उसका वाराबंदी के अंदर पानी शामिल है। फिर है जी अभियाना कैलकुलेट करते वक्त GCA यूज़ होगा या CCA? तो बच्चे ये CCA इस्तेमाल होगा, क्योंकि किसी मौके के ऊपर जो टोटल कितनी ज़मीन है वो मैटर नहीं करती, जितना वाराबंदी के तहत जो एकड़ ज़मीन मौजूद हैं, ये जो शेड्यूल के अंदर मौजूद हैं, वो मैटर करता है। जितने एकड़ का पानी होगा उसी वो ही CCA के अंदर शामिल होगा। फिर जी मुजफ्फरगढ़ में पर एकड़ कितना मिनट पानी मिलता है? तो जी मुजफ्फरगढ़ डिपेंड नहीं करता है, जितना वाराबंदी होगी, जितना जिस मौके के ऊपर ज़मीन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी मौके के ऊपर अगर 200 एकड़ ज़मीन है तो वो वहाँ पर पानी के जो वाराबंदी के जो मिनट होंगे वो ज़्यादा होंगे, और अगर जहाँ पर पानी फ़र्ज़ करें वहाँ पर ज़मीन एकड़ 500 एकड़ है, मतलब जो लैंड है 500 एकड़ है, तो वहाँ पर पानी के जो मिनट होंगे वो कम होंगे। वाराबंदी को मैंने डिटेल के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर बयान किया हुआ है, समझाया हुआ है। वट क्वालिटीज़ इन अ गुड फार्मर, गुड फार्मर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो जो गुड फार्मर होता है वो हार्ड वर्किंग होता है, डिसिप्लिन होता है, वो वाराबंदी को अच्छे से इस्तेमाल करता है, वो मॉडर्न टेक्निक यूज़ करता है, वो डिफरेंट पानी के तरीके इस्तेमाल जो हैं, जैसे स्प्रिंकलर है, जैसे और मतलब बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अच्छे ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है, एफिशिएंट क्रॉप और उसके साथ साथ वेदर रेजिलिएंट क्रॉप यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट तरह के फार्मर की टाइप होती हैं जो मॉडरेट और मॉडर्न किसान हैं। फिर हाउ विल यंग जनरेशन हेल्प देयर फार्मर रिलेटिव्स? जो यंग जनरेशन है वो जो मॉडर्न इरीगेशन मेथड को अपने फार्मर को बता सकते हैं। वो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए जो साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं फसलों के ऊपर, वो उनको पता होता है, वो पढ़ने लिखने वाले होते हैं, वो उनको बता सकते हैं कि किस मौसम के अंदर कौन सी फसल लगानी चाहिए। उसके साथ साथ जो फ़र्ज़ करें अगर मतलब वेदर कंडीशन के हिसाब से या कोई नया बीमारी फसलों की आ जाती है उसको कैसे हैंडल करना है, ये मोबाइल ऐप को यूज़ करते हुए महकमा एग्रीकल्चर इरीगेशन से कॉन्टैक्ट कैसे रखा जा सकता है, सारी चीज़ें। तो एक मॉडर्न जो बच्चा है वो बहुत अच्छी तरह से बता सकता है कि जदीद जो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करके अच्छी से अच्छी फसलें ली जा सकती हैं। उसके बाद जी के और जैसे कि जी वो अपने पेरेंट्स को या अपने रिश्तेदारों को बता सकता है कि जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मतलब जैसे फ़र्ज़ करें पहले सरफेस इरीगेशन इस्तेमाल होता है वाटर के लिए, मतलब पानी को फसलों को लगाने के लिए, फिर आजकल स्प्रिंकलर है, लोकलाइज्ड इरीगेशन है, तो वो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकता है। फिर जीके के बारे में क्वेश्चन किए गए थे। स्टेट क्या होती है? स्टेट एक ऐसे नेटवर्क वाटर पैसेज होता है जो दो सीज को, दो ओशन को आपस में कनेक्ट करता है।
फिर है जी स्टेट ऑफ हार्मोज। तो जो स्टेट ऑफ हार्मोज है ये दो कंट्री जैसे कि ओमान और ईरान के दरमियान वाक़ है और ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ़ को अरेबियन सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 है जी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये बिटवीन है स्पेन और मोरक्को के और ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को विद मेडिटरेनियन सी के साथ। फिर जी यांग और युआन किस कंट्री की करेंसी हैं? तो ये चाइना की हैं। फिर है जी रुपी किस कंट्री की करेंसी है? तो ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया की है। फिर टका किस कंट्री की करेंसी है? तो ये बांग्लादेश की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। तो वो है जी एक मरला किसके इक्वल होता है? तो एक मरले के अंदर 272.25 स्क्वायर फुट होते हैं। फिर है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा की इंग्लिश की है अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। तो जिस मिस्त्री को काम नहीं आता या जिसको हुनर नहीं आता वो हमेशा अपने टूल्स को, अपने हथियारों को बुरा भला कहता है, ना कि वो ये मान ले कि उसको ही उस काम का तजुर्बा नहीं है, उसको नहीं ये काम आता। इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है अगर रिकॉर्ड में नाम लिखा हो लेकिन फार्मर पानी यूज़ ना करे तो आबियाना आएगा? तो जी हाँ आबियाना लगेगा। व्हाट इज़ साइफन? साइफन बेसिकली क्या होता है? साइफन ऐसे होता है, फ़र्ज़ करें आपके नहर के एक साइड के ऊपर आपका ट्यूबवेल है और दूसरी साइड के ऊपर आपकी फसल है। तो आप ये चाहते हैं कि आप अपने जो ट्यूबवेल का पानी है वो दूसरी साइड के नहर के जो आपकी ज़मीन उसको लगाएं और जो दरमियान में नहर गुजर रही है उसके साथ अपना आपका पानी मिक्स ना हो। तो आप जो नहर का जो लेवल पानी का चल रहा है आप उसके नीचे आप खुदाई करके या तो आप नीचे से कोई पानी का जो पुली लगा लें या पाइप लगा लें जो नहर के नीचे से हो। जैसे हम नहीं सड़क के नीचे पुली बनाते हैं कि पानी नीचे से गुजर जाता है, सड़क को पता भी नहीं चलता, वैसे ही नहर के नीचे बिल्कुल बनाएंगे ताकि नहर का पानी ऊपर से गुजरता रहे और नीचे जो साइफन के अंदर से पानी चलता रहे। तो ये एक हाइड्रोलिक टर्म है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट कैरीज कैनाल वाटर अंडर नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स विदाउट मिक्सिंग। तो पानी नहर के पानी से मिक्स नहीं होता। फिर है जी वाट कैन यू स्विम? तो ये एक पर्सनल क्वेश्चन था कि क्या जी आप स्विम कर सकते हैं, आपको तैराकी आती है, आपका अपना क्वेश्चन आपको आती है ये नहीं आती। फिर है जी आप गवर्नमेंट जॉब क्यों लेना चाहते हैं? तो ये नीचे मैंने आंसर भी लिखा हुआ और आपका अपना आंसर भी हो सकता है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप एनरोल करवाना चाहते हैं स्क्रीन पर नंबर आपके शो हो रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।